तो चलिए आज के क्लास में देखेंगे इंडियन पॉलिटी का क्लास। इंडियन पॉलिटी को शुरू करने जा रहे हैं एकदम बेसिक रूप से। इंडियन पॉलिटी को शुरू करने जा रहे हैं एकदम बेसिक रूप से। और ये इंडियन पॉलिटी का पहला क्लास है, याद रखना। इंडियन पॉलिटी का ये पहला क्लास है। टोटल क्लास 10 होगा, याद रखना। इंडियन पॉलिटी का टोटल क्लास 10 होगा और एकदम बेसिक रूप से होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार टीचर, बिहार एसएससी, अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। अगर दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना, जिसे पढ़कर आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न आता है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये इंडियन पॉलिटी का पहला क्लास है, याद रखना। इंडियन पॉलिटी का पहला क्लास है, याद रखना हमेशा के लिए। टोटल क्लास 10 क्लास में समाप्त हो जाएगा इंडियन पॉलिटी। और ये एनसीईआरटी बेस पर है, याद रखना। एनसीईआरटी पर एनसीईआरटी बेस पर है, याद रखना हमेशा के लिए। ये एनसीईआरटी पर बेस पर आधारित है। तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल साबित होगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक विकास, याद रखना। टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। तो चलिए पहला पॉइंट कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1773 का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया था। तो किया गया था कोलकाता में, याद रखना। कलकत्ता में किया गया था। और कब किया गया था? 1774 ईस्वी में। याद रखना कलकत्ता में किया गया था सर्वोच्च न्यायालय की। और कब किया गया था? 1774 में। अगर आपसे अधिनियम पूछा जाए तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम हो जाएगा, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट कहता है कि भारत को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, याद रखना 1833 के द्वारा। भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई। तो ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुआ हाँ शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। तो ये 1900 भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से प्रेरित है, याद रखना हमेशा के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे भारत संवैधानिक विकास दो भागों में बांटा गया है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 में। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 और उसके बाद चार्टर एक्ट 1833, उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 आया था। और भारत शासन अधिनियम कब आया था? 1858 में। भारत परिषद अधिनियम कब आया था? 1861 में। भारत परिषद अधिनियम कब आया था? 1892 में। भारत परिषद अधिनियम कब आया था? तो 1809 में। और भारत शासन अधिनियम कब आया था? तो 1919 में। अब भारत शासन अधिनियम कब आया था? तो 1935 में। ये कुल पॉइंट आप सभी याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? तो 1947 में। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था
किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो ये लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, याद रखना। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था। अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। अगला पॉइंट है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। किस पर आधारित है? 1935 पर आधारित है। ये कुल पॉइंट आप सभी लोग याद रखना, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा, याद रखना। किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 में किया गया था, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, याद रखना। किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अगला पॉइंट है कि भारत संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा ये चुनाव किया गया था, याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अंतरिम सरकार 1946 में, मतलब अंतरिम सरकार में जो सरकार बने थे उसका विभाग दिया गया है। जवाहर नेहरू राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेश मामले में था एवं प्रधानमंत्री भी था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना मंत्री एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, याद रखना। जॉन मथाई क्या थे? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, याद रखना। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, याद रखना। लियाकत अली खां ये वित्त मंत्री थे, याद रखना। सी राजा गोपालाचारी ये शिक्षा एवं कला मंत्री थे, याद रखना। ये कुल पॉइंट एकदम वीवीआई पॉइंट है। आपको एनसीईआरटी बेस पर पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी बेस पर पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग निश्चित होकर पढ़िए। यहाँ से एग्जाम में हुआ परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, याद रखना। भारतीय संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगर पूछा जाए दूसरा बैठक कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरा बैठक कब हुआ था? भारतीय संविधान का दूसरा बैठक कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, याद रखना। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था, मतलब बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था, ये पॉइंट को याद रखना। अगला पॉइंट है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव
पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। अगला पॉइंट है कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। याद रखना, 22 जनवरी 1947 को। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल 11 अधिवेशन हुआ था। याद रखना, टोटल कितना अधिवेशन हुआ था? 11 अधिवेशन हुआ था। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। याद रखना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी एन राव थे। याद रखना, सर बी एन राव थे। अगला पॉइंट है कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। याद रखना, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आगे कहता है, कि संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखना, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और दूसरा बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष था। याद रखना, ये मिस्टेक बहुत बार होता है एग्जाम में, आप लोग ये पॉइंट नोट करके रखना। अगला पॉइंट कहता है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये कुल बेसिक प्रश्न आपको एग्जाम में छूट जाता है, तो ये बेसिक प्रश्न आप लोग ध्यान देना। बेसिक प्रश्न पर ध्यान देना कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है संविधान सभा। अगला पॉइंट है संविधान सभा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आप लोग ध्यान से पढ़ना, प्रथम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। ये पॉइंट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात था दोस्तों। आप लोग देखें ये कितना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना हमेशा के लिए ये कुल फैक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला टॉपिक है संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत हैं। तो चलिए पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखना। मूल कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से, याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो ये फ्रांस से लिया गया, याद रखना। कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। अगला पॉइंट है कि भारत में न्यायिक पूर्व विलोकन की संकल्पना किस देश से संविधान से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान से समतुल्य है, याद रखना। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान एवं अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। संवैधानिक संशोधन मतलब संशोधन किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, याद रखना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, वाइमर संविधान से, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, याद रखना जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकालीन संबंध लिया गया है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा, याद रखना एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट कहता है कि शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो यह है कनाडा के संविधान से, याद रखना कनाडा के संविधान से प्रेरित है, याद रखना हमेशा के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि भारत के संविधान में
सम्मिलित संवर्ती सूची किस देश से ली गई है? मतलब भारत के संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। याद रखना, संवर्ती सूची किस संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। याद रखना हमेशा के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये रूस के संविधान से प्रेरित है। याद रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस के संविधान से प्रेरित है। याद रखना हमेशा के लिए। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। याद रखना हमेशा के लिए, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। याद रखना हमेशा के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान प्रावधानों से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। मतलब मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार। याद रखना हमेशा के लिए। आगे है, विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। ये पॉइंट याद रखना, विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया प्रावधान। एक तरफ है देश का नाम, एक तरफ है प्रावधान जो लिया गया है प्रावधान भारत में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है आप देखते हैं। प्रस्तावना का शब्द हम भारत के लोग कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया है। न्याय पुनर्विलोकन कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। जनहित याचिका कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। यथोचित विधि प्रक्रिया कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से इतना प्रावधान लिया गया है, आप लोग इसे याद कर लेना। यहाँ से ज्यादा प्रश्न, यहाँ से अगर इतना याद कर लेते हैं आप, तो इतना से ज्यादा प्रश्न में पूछा नहीं जाता है। इतना में ही से प्रश्न में आता, इतना में ही से एग्जाम में प्रश्न आता है। याद रखना, ये टोटल अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्रिटेन के संविधान से। अगला है ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है देखते हैं। पहला है विधि का शासन, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तीसरा है एकल नागरिकता, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सर्वाधिक मत का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधायिका में अध्यक्ष की पद की भूमिका कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से ही लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। टोटल 8 पद यहाँ पर है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दक्षिण अफ्रीका। आगे है दक्षिण अफ्रीका के प्रावधान क्या क्या लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। पहला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये दो प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। पहला संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दूसरा है राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है देखते हैं। पहला, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, जो कनाडा से लिया गया है। शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह भी कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी कनाडा से लिया गया है। संघात्मक विशेषताएं कहां से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। टोटल 5 फैक्ट है जो कनाडा से लिया गया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया के प्रावधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन प्रावधान लिया गया है देखते हैं। पहला, समवर्ती सूची, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दूसरा है व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिया गया है देखते हैं। पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये सभी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से यह प्रावधान लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है फ्रांस। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है देखते हैं। गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की सिद्धांत कहां से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। 2 फैक्ट फ्रांस से लिया गया है, याद रखना हमेशा के लिए। तीसरा है रूस। रूस से क्या क्या लिया गया है। पहला, मूल कर्तव्य, रूस से लिया गया, ये कई बार भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये रूस से लिया गया है। आगे है जर्मनी। जर्मनी को देखते हैं। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये प्रावधान जर्मनी से लिया गया है, याद रखना हमेशा के लिए। आगे है जापान। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया, याद रखना। एक पॉइंट लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये था दोस्तों टोटल देश और उस देश से लिया गया प्रावधान। तो इतना आप सभी याद कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो एक भी प्रश्न यहाँ से छूटेगा नहीं, याद कर लेना आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय संविधान के भाग, याद रखना। आगे क्या है, भारतीय संविधान के भाग। एक तरफ भाग दिया गया है, एक तरफ विषय दिया गया है, और एक तरफ उनसे संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। तो भाग 1 में किसका प्रावधान है देखते हैं। भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, याद रखना। भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है, और अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक है, याद रखना हमेशा के लिए। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, याद रखना। भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता का प्रावधान है। दोस्तों अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो एकदम बेसिक से बताया जा रहा है, आपको याद हो जाएगा क्लास में ही। क्लास में ही आपको याद हो जाएगा, तो क्लास को अंत तक जरूर देखना। एकदम बेसिक रूप से बताया जा रहा है, धीरे धीरे बताया जा रहा है। भाग 2 में किसका वर्णन है, तो नागरिकता का वर्णन है, और अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन है, याद रखना। 5 से 11 तक वर्णन है। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है, याद रखना। भाग 3 में किसका वर्णन है, मूल अधिकार का। और मूल अधिकार का अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है, याद रखना। 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है, और अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक अनुच्छेद है, याद रखना। भाग 4 के मूल कर्तव्य का वर्णन है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मूल कर्तव्य भाग क में है, तो भाग 4 के क में है, और अनुच्छेद 51 के क तक है। 51 के क में है मूल कर्तव्य का वर्णन।
आगे भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में संघ का वर्णन है, द यूनियन का वर्णन है। संघ का वर्णन है, अनुच्छेद कब से कहां तक, तो 52 से 151 तक वर्णन है, याद रखना। अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ का वर्णन है। और भाग 6 में राज का वर्णन है, याद रखना। भाग 6 में राज का वर्णन है और अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णन है, याद रखना। राज्य में 152 से 237 अनुच्छेद तक वर्णन है। और भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित कर दिया गया है, याद रखना, निरसित कर दिया गया है। जो कि 238 है, यह निरसित हो गया है, याद रखना, ये कैंसिल हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता भाग 8। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है, किसका वर्णन है, केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। अनुच्छेद 239 से 242 तक वर्णन है। भाग 9 में पंचायत का वर्णन है। भाग 9 में किसका वर्णन है, तो पंचायत का वर्णन है। अनुच्छेद 243 से 243 के न तक वर्णन है। और भाग 9 के क में किसका वर्णन है, तो नगर पालिकाएं का वर्णन है। भाग 9 के क में किसका वर्णन है, तो नगर पालिकाएं का वर्णन है। 243 के त से 243 के य छ तक वर्णन है, याद रखना हमेशा के लिए। और भाग 9 के क में, भाग 9 के क में सहकारी समितियां का वर्णन है। सहकारी समितियां का वर्णन भाग क में है, तो 9 के ख में वर्णन है। और 243 य ज से 243 य न तक है, याद रखना हमेशा के लिए। और भाग 10 में, भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। और अनुच्छेद 244 से 244 के क तक वर्णन है, याद रखना हमेशा के लिए। और भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का वर्णन है। 245 से 263 तक अनुच्छेद वर्णन है। और भाग 12 में बीत संपत्ति संविदाएं और बाद का वर्णन है, जो अनुच्छेद 264 से 300 तक वर्णन है, याद रखना हमेशा के लिए। भाग 13 में किसका वर्णन है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, ये इसका वर्णन है। 301 से 307 तक वर्णन है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं और अनुच्छेद 308 से 323 तक वर्णन है। भाग 14 के ए में अधिकरण, अधिकरण का वर्णन है। 323 के क से 323 के ख तक वर्णन है। और भाग 15 में किसका वर्णन है, तो निर्वाचन का वर्णन है, याद रखना, ये पूछ लिया जाता है प्रश्न में, याद रखना। निर्वाचन भाग क में है, तो भाग 15 में है। और अनुच्छेद 324 से 329 के क तक वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के अलग अलग भारतीय के संबंध में विशेष उपबंध है भाग 16 में। और अनुच्छेद 330 से 342 तक है। और भाग 17 में राजभाषा, याद रखना, राजभाषा का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 17 में है, याद रखना। राजभाषा किस भाग में है, तो राजभाषा भाग 17 में है। और अनुच्छेद 343 से 351 तक है। भाग 18 में आपात उपबंध है, याद रखना। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध है। 352 से 360 तक वर्णन है। और भाग 19 में प्रकीर्णन का वर्णन है। भाग 19 में किसका वर्णन है, प्रकीर्णन का, 361 से 367 तक। और भाग 20 में संविधान का संशोधन का वर्णन है, जो 368 में है, याद रखना। संविधान संशोधन अनुच्छेद कितना में है, 368 में। और भाग कितना है, भाग 20 में है। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 तक का प्रावधान किया गया है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसन है, जो कि 393 से 395 तक अनुच्छेद वर्णित है। तो यह आप लोग देखें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भारत में भारतीय संविधान में अनुसूचियां। ये पॉइंट है, भारतीय संविधान में अनुसूचियां। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची हैं, उसी को पढ़ते हैं। तो चलिए पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पहला पॉइंट कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो भारत के मूल संविधान में कुल
8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। याद रखना, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो भाग 8, भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूची है। अगला पॉइंट है, भारतीय संघ में नए राज्यों का गठन का प्रावधान किस अनुसूची में? नए राज्यों का गठन का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में वर्णन है। याद रखना, नए राज्यों का गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण का प्रावधान करती है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम, उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया है? 1951 में। याद रखना, प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और कब जोड़ा गया है? 1951 में। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यह है 5वीं अनुसूची में। याद रखना, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, आगे कहता है, अगला पॉइंट कहता है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने की अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो ये 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची में। अगला पॉइंट है कि राजभूमि सुधार अधिनियम को संविधान सुरक्षा प्रदान करने के इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? राजभूमि सुधार अधिनियम को संविधान सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में। याद रखना, भूमि सुधार अधिनियम 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया तथा 51वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2003 में इसे संशोधन किया गया कि इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना। अगला पॉइंट है, अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो ये पॉइंट भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण है। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्रों का नाम एवं उनकी सीमाएं का वर्णन है। अनुच्छेद 1 से 4 तक है। याद रखना। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षा अधिकारियों का वेतन, भत्तों का पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान हैं। ये अनुसूची 2 में है। याद रखना, ये अनुसूची 2 में है। और अनुच्छेद 59 के 3, 63 के 3, 75 के 6, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221। आगे बढ़ते हैं। तीसरा अनुसूची है, संघ, राज्य मंत्री, संसद, विधानमंडल के सदस्य आदि का शपथों का प्रावधान है। याद रखना, शपथ का प्रावधान है। और अनुच्छेद 75 के 4, 84, 99, 124 के 6, 148 के 2, 164 के 3, 173, 188, 219 का वर्णन है। चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्यों के लिए
राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है, जो कि अनुच्छेद 4 के 1 में और 80 के 2 में है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों का प्रशासन नियंत्रण से जुड़े प्रावधान हैं, जो अनुच्छेद 244 के 1 में है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों का जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन संबंधित उपबंध है और अनुच्छेद 244 के 2 एवं 275 के 1 है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 7वीं अनुसूची, जो संघ सूची, राज्य सूची, संबंधित सूची में शामिल विषय है, अनुच्छेद 246 में। 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा 22 भाषाओं की सूची है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के वर्णन है, जो अनुच्छेद 344 के क और 351 तक है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित प्रक्रिया है और अनुच्छेद 31 के ख तक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, जो अनुच्छेद 102 के 2 और 191 के 2 में वर्णन है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। याद रखना अनुच्छेद 243 के 6 तक वर्णन है। और 12वीं अनुसूची में, जो कि अंतिम अनुसूची है, नगर पालिकाओं की शपथ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। ये अनुच्छेद 243 के बाद तक है। तो दोस्तों, ये टोटल 5 टॉपिक पढ़े हैं हम लोग पॉलिटी के। पहला क्लास में टोटल 5 टॉपिक पढ़े हैं और आगे के टॉपिक अगले क्लास में आएगा। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये क्लास कैसा लगा। एकदम बेसिक रूप से पढ़ाए हैं आपको, ये क्लास एकदम बेसिक रूप से दिए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये क्लास कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।